हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? मज़ा आ रही है पढ़ने में तुम लोगों को? तो अब एक काम करा करो, जब कोई वीडियो आप लोगों को मिलता है ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो ग्रुप के ऊपर मुझसे पूछ लिया करो। अब ये वीडियो पता नहीं कब मिलेगा आप लोगों को, तब तक तो इतने सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट ये यूनिट खत्म है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, है ना। तो अब आप लोगों को मैसेज ही डालूंगी क्योंकि ये तो काफ़ी बाद में मिलेगा। और अगर फिर भी अगर आप लोग जैसे किसी का मतलब मेरी बात नहीं हो पाएगी, जैसे आप लोगों का ग्रुप पे आप लोग नहीं देखो, तो ये वीडियो मिलने के बाद अभी तो बाकी की 4 यूनिट है, तो आप लोग जब भी कोई टॉपिक आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उससे रिलेटेड पहले तो पढ़ो, समझो अच्छे से। आपके पास जो भी मटेरियल है, बुक है या नोट्स हैं, चाहे जो भी है, ठीक है। और नहीं है तो फिर बात करो। और बात यह है कि कुछ समझ में नहीं आए तो उसको पूछ लो। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठे करते जाओ और फिर बोलो अरे यार उसमें ये नहीं समझ में आया था, उसमें ये समझ में नहीं आया था। ऐसा नहीं इकट्ठा करना है बर्डन, ठीक है ना। जो टॉपिक आपको मिल रहा है आप उसके साथ के साथ उसको पढ़ के क्लियर करो, क्योंकि आप लोगों को या तो एक दिन में एक टॉपिक मिलेगा, ठीक है, कि मैंने वही एक ही दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया, या फिर हो सकता है मैंने उसको 2 दिन में कंप्लीट कराया है। तो आप लोग जितना जैसे टॉपिक मिल रहा है ना उसको पूरा क्लियर करके चलो। एक भी चीज़ आप लोगों को ऐसे नहीं चलनी है कि भाई समझ में नहीं आई थी और मतलब फिर दिमाग में घूमे। पढ़ोगे तो ही दिमाग में घूमेगी, और नहीं पढ़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, देख लिया वीडियो ठीक है, अगर आप लोगों ने उससे रिलेट करने की कोशिश नहीं की तो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिस्कनेक्शन के अंदर प्रैक्टिस। वैसे भी ऑर्गेनिक है, आप लोगों को पता है, बिना ऑर्गेनिक प्रैक्टिस के तो चलती नहीं है ना, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। और डिस्कनेक्शन की एक बहुत ही खास बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग अलग से रिएक्शंस नहीं है, बहुत कॉमन रिएक्शंस है जो बार बार आएंगी। अगर अच्छे से एनालिसिस करोगे ना चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आपको ये पता चलेगा यार कुछ ही तो रिएक्शंस थी जो बार बार आ रही थी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था, या नाइट्रेशन था, या नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन था, या NH2 ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवा दिया, NO2 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसी तरीके का। बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रेशन करा दिया, फिर उसका रिडक्शन करा दिया। सेम सा पैटर्न चलेगा, रिएक्शंस बार बार रिपीट होंगी। आप लोगों को अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे कि यार ज़्यादा नहीं है रिएक्शंस, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही सरदर्दी वाला यूनिट है, ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं क्या है, कहाँ से क्या टूट जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कहाँ से तोड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसा पढ़ाया है उन एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा सा टाइम देकर प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात को मानना, जैसा मैंने कहा है उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, बस ये कि आप लोग सामने नहीं हो, इसलिए आप लोगों को इस तरीके से आप लोग मुझे देख रहे हो, है ना। तो बात तो अपन कर ही सकते हैं, फ़ोन पे आप लोग फ़ोन कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, हो सकता है उस टाइम पे नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं रिप्लाई बाद में ज़रूर करूँगी जब भी मैं मैसेज देखूँगी, ठीक है ना। तो चलो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, प्रोटेक्टिंग ग्रुप अपन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें करते क्या है क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप, देखो ज़रा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या नज़र आ रहा है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। आप मान लो किसी को प्रोटेक्ट करते हो, क्यों करते हो भाई प्रोटेक्ट? कोई मतलब आपको किसी चीज़ का डेंजर होता है कि उसके ऊपर कोई आके अटैक कर सकता है, या जैसे मानो अपने घर में कोई पेट को आप लोगों ने पाल रखा है, डॉगी है किसी घर में, है ना, या कुछ भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली यही पालते हैं अपन। तोता होगा किसी घर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैरट होगा। बिल्लियाँ बिल्लियाँ तो अपने इंडियन कल्चर में है नहीं, फॉरेन में तो पालते हैं। तो क्या, जैसे मान लो किसी ने डॉगी कोई है घर में, ठीक है, अब वो आपकी प्रोटेक्शन करता है, आप तो क्या उसकी प्रोटेक्शन करोगे, है ना, वो करता है आपकी प्रोटेक्शन। तो वो क्या करता है, हमेशा पूरे टाइम खड़ा रहता है, ताकि आपके ऊपर क्या रहती है, एक तरीके से कवरिंग रहती है, आप निश्चिंत रहते हो कि बाहर वो है, अगर कोई आएगा तो वो है भाई, है ना, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, ठीक है। मान लो 2 लोग हैं एक कॉलोनी के अंदर, एक दोनों बहुत बहुत रिच है, ठीक है। उनमें से जो एक ज़्यादा रिच है, मतलब डिफरेंस कर लेते हैं, एक बहुत ज़्यादा रिच है, एक थोड़ा मिडिल क्लास है। अब चोर आए, किसके घर में जाएंगे, जिसके घर में ज़्यादा पैसा है ना, तो उसके घर में जाएंगे। तो मतलब ज़्यादा किसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन उसने क्या करा, एक डॉगी रख लिया घर में, ठीक है। अब डॉगी रख लिया तो उसकी तो हो गई प्रोटेक्शन। अब जिसके पास कम पैसा था, बेचारे चोर को उसी के पास जाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई उसकी, वरना वो किसके पास जाता जिसके पास ज़्यादा पैसा है। आगे बात समझ में, क्या बोला मैंने, 2 लोग हैं, दोनों में से एक डिफरेंस है, एक बहुत अमीर है, एक थोड़ा कम अमीर है। जो ज़्यादा अमीर है, चोर क्या कोशिश करेगा, यार मैं इसके घर में घुस के चोरी कर लूँ, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करता है, एक डॉगी रख लेता है अपने घर में। अब वो डॉगी क्या करता है, उसका प्रोटेक्शन करता है,
उसके घर में तो नहीं आ सकता वो चोर। अब किसी घर में जाएगा, उसकी मजबूरी हो गई कि भाई जिसके पास कम पैसा है या मान लो कि उसके पास पैसा भी नहीं है तो भी उसके घर में ही जाना पड़ेगा उसको कि कुछ तो मिलेगा, है ना। मजबूरी हो गई उसकी, मजबूरी में वो उसके पास जाएगा, वहीं से जाके चोरी करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से उस डॉगी ने क्या करा, उसका प्रोटेक्शन कर लिया। अगर वो डॉगी नहीं होता तो वो चोर कहाँ जाता, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे कोई एक कंपाउंड है जिसके क्या है मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह हैं। आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था कीमोसेलेक्टिविटी। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक आप ये आराम से पढ़ चुके होंगे, तो काफ़ी पहले आ गया कीमोसेलेक्टिविटी। इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर अभी आप लोग भूल गए हो जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग वापस से जाओ, इसको पॉज करो, पहले वो देखो। ठीक है, उसको अच्छे से देखो वो क्या था, क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे उसमें। हम लोगों ने क्या किया था, कीमोसेलेक्टिविटी जब आ रही थी हमारे पास, कब आ रही थी ये प्रॉब्लम, जब एक से ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स थे और हम जो चाह रहे थे कि मान लो दो सेम ग्रुप्स हैं और हम चाह रहे थे कि एक ही के ऊपर रिएक्ट हो, तो हमने क्या करा था, या तो हमने कोई जो रिएजेंट हम ले रहे थे वो इस तरीके का लिया था जो पर्टिकुलर हम चाह रहे हैं उसी पर रिएक्ट करे, या फिर हमने क्या करा था, उसका जो कंसंट्रेशन ली थी वो हमने बहुत कम ले ली थी, 1:1 रेशियो ले लिया था। तो इस तरीके से एक्सिस में नहीं लेके हमने 1:1 रेशियो ले लिया था। तो हमने क्या यूज़ करी थी, कीमोसेलेक्टिविटी यूज़ करी थी। ठीक है ना। लेकिन अब कीमोसेलेक्टिविटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो एक तो ये रास्ता है जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हम चाहते हैं कि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिले, तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीमोसेलेक्टिविटी यूज़ करते हैं। कीमोसेलेक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं। एक और दूसरा है जिसकी हेल्प से हम जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें कंपाउंड मिले, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन। क्या यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। क्या यूज़ करते हैं हम, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कीमोसेलेक्टिविटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतने सारे मतलब इतनी सारी वाइड रेंज है हमारे पास कंपाउंड्स की, तो इसके अंदर क्या हम कितने सारे कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट्स को मतलब डिस्कवर करें, ये थोड़ा सा टीडियस काम है। इसके ऊपर ज़्यादा इस तरीके से काम नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इतना बहुत ज़्यादा हमें रिएजेंट्स ढूंढने पड़ेंगे कीमोसेलेक्टिव। लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही जाके कोई ऐसा उसकी प्रोटेक्शन करे पर्टिकुलर, तो उसके लिए हमें केवल क्या चाहिए थे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स चाहिए थे। और ये आराम से हमें अवेलेबल हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और इस पर आराम से काम हो गया ईजिली। लिमिटेड है, आराम से काम करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक वाइड रेंज को एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप कवर कर लेता है। अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल के ऊपर ये लगा दो और अपनी रिएक्शन कर लो। ठीक है, दूसरे किसी रिएक्टिंग ग्रुप के ऊपर रिएक्शन करा लो, इस तरीके से। तो क्या यूज़ करा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कीमोसेलेक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं और इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ हम करें, जैसे मल्टी फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित किसी कंपाउंड के अंदर और हम चाहते हैं कि दो जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ उसके अंदर है, जैसे कि हम चाहते हैं कि एक तो है कार्बोनिल ग्रुप, अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल भी कराऊंगी, और एक है एस्टर ग्रुप। हम चाहते हैं एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन तो क्या लेस रिएक्टिव कहो, ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। अगर हम इसके ऊपर इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर, ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसके ऊपर होगा। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हो, तो हम क्या करेंगे, ले भैया इसकी प्रोटेक्शन लगा दी इसके ऊपर। अब ये तो प्रोटेक्शन में चला गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इसके पास। इसको और अच्छे से समझो। वो आप लोगों को ध्यान है, वो एक आते थे ऐसे कैमरा, जब आप लोग जब छोटे थे तो आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा। उसके अंदर एक रोल होता था जिसके अंदर उसको अगर देखो तो उसमें ताजमहल भी आता था और इस तरीके से कई सारे प्लेसेस होते थे, है ना। देखा होगा शायद, मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि उसमें ऐसे करके देखते हैं, उसमें रोल चलता रहता है। तो एक तरीके से उसको ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि भाई देखो ताजमहल भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सब भी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब इसको इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, क्या था कि एक था वैसे समझ में आ गया होगा वो वाला चोर वाले इस एग्जाम्पल से भी। और एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे मान लो कि कोई आया है ना, कोई चॉकलेट लेकर आया, एक को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है और एक को कम पसंद है। मतलब कम पसंद वाला इतना ज़्यादा उसके लिए नीडी नहीं है कि भाई आएगी तो वो खाएगा ही सही, अगर कोई और खाने वाला है तो वो उसको दे देगा कि ठीक है तू खा ले, ठीक है ना। अब दो लोगों में से जिसको ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको तो क्या दे दिया, वो कैमरा दे दिया, वो तो इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। अब उसको दिखाई नहीं दे रहा कि चॉकलेट आई है, उसको बहुत पसंद है जबकि चॉकलेट, तो वो क्या करता है, आराम से अपने उसके अंदर खोया हुआ है उनको देखने के अंदर, ठीक है ना।
अब जो चॉकलेट है वो खानी है भाई, ख़त्म तो करनी है, तो जिसको पसंद नहीं थी बेचारा वो मजबूरी में खाएगा अब, लेकिन खानी तो पड़ेगी, तो उसने खाई, ख़त्म करी, ठीक है। और जब काम कंप्लीट हो गया, उसने खा ली, तब उसका कैमरे हटा दिया, ले भैया अब आराम से अपना काम कर ले, हो गया इसमें ख़त्म खेल, ठीक है। आई बात समझ, मतलब उसकी प्रोटेक्शन हटा दी, अब उसको पहले किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया और फिर उसको हटा दिया ईजीली। तो इस तरीके का होता है प्रोटेक्शन। जब हम जो चाहते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन हो, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना उसको हम किसी भी तरीके से उसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं, उसको किसी और चीज़ में उलझा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका रिडक्शन हो, मतलब इसका रिडक्शन हो हम चाहते हैं, और रिडक्शन किसका होता है अगर डालें तो इसका होता है, तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, इसकी प्रोटेक्शन लगा देंगे और इसके साथ में फिर रिएक्शन हो जाएगी मजबूरी में, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हम ऐसा क्या प्रोटेक्शन लगाएं, वही हमें यहाँ सीखना है। तो बात आती है कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं इनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। प्रोटेक्टिंग ग्रुप समझ में आ गया होगा, किसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मोर रिएक्टिव ग्रुप जो होता है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से जो मोर रिएक्टिव ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और ये ईजिली हम इसको डी प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आई बात समझ। अब हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या अभिलाक्षणिक गुण होने चाहिए इसके अंदर। फर्स्ट, जब हम किसी कंपाउंड के अंदर प्रोटेक्शन करना चाह रहे हैं तो हमने प्रोटेक्शन करने के लिए उसको डाला, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाएंगे, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा विगरस कंडीशंस नहीं लेनी पड़े, कुछ एक्स्ट्रा में ऐसी कंडीशंस कुछ ऐसी नहीं लेनी पड़े जिससे कि हमें फिर बाद में प्रॉब्लम आए। तो माइल्ड कंडीशंस के अंदर ही क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन हो जाना चाहिए। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लगाने वाली जो रिएक्शन है वो ईजिली माइल्ड कंडीशन में हो जानी चाहिए। और जब रिएक्शन हो उसके बाद जो ईल्ड मिलेगी हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लगाने के बाद, वो ईल्ड हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने, reaction takes place in mild condition and get high yield। आगे बात समझ, ठीक है। सेकंड क्या है इसकी, हमने लगा दी प्रोटेक्शन। अब हम जो चाह रहे थे, जिसके ऊपर रिएक्शन कराना चाह रहे थे, अब हम रिएजेंट डालेंगे तो वो रिएजेंट उसी के ऊपर जाके अटैक करेगा जिस पे हम कराना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब हम रिएक्शन कराएंगे उस दौरान पे ये जो हमने प्रोटेक्शन लगाई है ये स्टेबल रहनी चाहिए, तभी तो हमारा मतलब हो पाएगा। वरना तो क्या, जब हमने रिएजेंट डाला अगर वो हट गया प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कैसा होना चाहिए वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जब लगा हुआ है उस कंडीशन के अंदर वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, मच स्टेबल ड्यूरिंग द मेन रिएक्शन, ठीक है। हम जो भी रिएक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, हम उस कंडीशन के अंदर वो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हमारी रिएक्शन हो गई अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो हमने सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब उसकी प्रोटेक्शन को हटा देंगे। तो क्या करें, इजीली डी प्रोटेक्ट। क्या है भाई, इजीली क्या हो जाए, डी प्रोटेक्ट हो जाए, या क्या है, डी प्रोटेक्शन हो पाए, ठीक है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। पहला तो हम उसको इजीली लगा सकें माइल्ड कंडीशंस के अंदर ही, मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़े या हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़े, ऐसा ना हो। नॉर्मल वीक भी ले लें तो भी आराम से रिएक्शन हो जाए, कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ना हो, इजीली रिएक्शन हो जाए, ठीक है। और जो रिएक्शन हो उसके अंदर यील्ड भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। मान लो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप तो लगाया लेकिन वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स पे जाके लग पाया, बाकी पे लग ही नहीं पाया, तो फिर क्या मतलब, वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देते हैं उसके बाद में जो हमें यील्ड मिलेगी उसकी, वो हमें हाई मिलनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, जो हमें मिला है प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाने के बाद जो हमें यील्ड मिली है प्रोडक्ट की, वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल होगी तभी हम उस रिएक्शन को कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। अदरवाइज अगर वो अनस्टेबल होगा, उस जो भी रिएक्शन हम करा रहे हैं उसके लिए, तो प्रोटेक्शन हट जाएगी,
तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, है ना। जब चोर आएगा तो वो डॉगी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उसको रोक पाए। अगर कोई ऐसा ही हुआ, मतलब बिल्कुल मरा गिरा सा ऐसे ही, मतलब वो भौंक भी नहीं पा रहा, बस उसको देख रहा है, तो चोर आके आराम से चोरी करके ले जाएगा। लेकिन वो जैसे चोर उसके पास आए वो इतनी जोर जोर से भौंके कि वो भाग जाए डर के मारे, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेबल होना चाहिए। फिर इजीली डी प्रोटेक्शन हम कर सकें, इजीली नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ही हम उसका हाइड्रोलिसिस कर सकें, एसिडिक बेसिक नेचर जो भी है। बहुत हाई हमें इस तरीके से ना हो वो चिपक के रह जाए उसके ऊपर, हटे ही ना, या हम हटाएं तो वो कुछ और ही रिएक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इजीली रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी फंक्शन प्रोटेक्टिंग ग्रुप के अंदर होनी ही चाहिए। अगली बात समझ में। अब हम जो फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं। एक तो अल्कोहल का प्रोटेक्शन है, सेकेंड है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, अमीन्स का और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है। इन चारों का हम प्रोटेक्शन देखेंगे, ये किस कंडीशंस के अंदर स्टेबल रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जब इसको प्रोटेक्ट करना है तो क्या यूज़ करना है, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे आप लोग जब मैं पढ़ाऊँगी, तो क्या क्या को आपको नोट करना है। फर्स्ट तो देखना है कि क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड लिख सकते हो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। सेकेंड, किन किन कंडीशंस के अंदर वो स्टेबल रहता है, इन विच कंडीशंस कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। थर्ड, डी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करना है, व्हाट conditions are required for डी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट तो किस टाइप के प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यूज़ करें। सेकेंड, वो कंपाउंड जो है वो किस किस के लिए स्टेबल है, किन किन कंडीशंस के लिए। थर्ड है कि जो क्या कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ेगी उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, ठीक है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और जो हमें पढ़ना है वो किस किस के लिए पढ़ना है, एक तो अल्कोहल के लिए पढ़ना है, एक कार्बोनिल ग्रुप के लिए पढ़ना है, एक अमीन्स के लिए पढ़ना है और एक हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए पढ़ना है। इन 4 को हमें पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये आपके सामने है कंपाउंड, ठीक है। इसके इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, एक तो है कार्बोनिल ग्रुप और क्या है ये एस्टर ग्रुप। अब हमें कराना है रिडक्शन, किसके साथ रिडक्शन कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। लेकिन ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम डालते हैं तो ये किसका रिडक्शन कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है कार्बोनिल ग्रुप का, जबकि हमें रिडक्शन करवाना है एस्टर ग्रुप का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे। हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, डायऑल डाल देंगे। तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन यहाँ से ये निकल जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या बन जाएगा, कीटेल बन जाएगा। और फिर हम इसका रिडक्शन करा लेंगे और फिर हम इसको फिर से एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ में इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी मैं पहले इसको हटाती हूँ फिर अच्छे से लिखती हूँ रिएक्शन। देखो जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ एक जनरल एग्जाम्पल है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा है अल्कोहल, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल लेके आपको बता रही हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये है, हम चाहते हैं कि किसका रिडक्शन हो, हम चाहते हैं कि एस्टर ग्रुप का रिडक्शन हो। जबकि अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो रिडक्शन किसका होता है, कार्बोनिल ग्रुप का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने यूज़ करा, क्या यूज़ करा, डायऑल। अभी जब हम कार्बोनिल के अंदर पढ़ेंगे ना तो ये ध्यान रखिएगा कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायऑल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकलेगा बाहर, मतलब -H2O क्या बनेगा, ये हो गई इसकी प्रोटेक्शन, ओके। अब हम क्या करा लें, जो हमें करवाना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम डाल दें। अब इसके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप अब नहीं है। अब कौन रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो रिडक्शन होगा। तो क्या बन जाएगा इसका,
इसका रिडक्शन हो जाएगा कंप्लीट, क्या बन जाएगा OH। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हटा दें, इस पे जो हेलमेट लगा रखा है ना उसको हम हटा दें। नॉर्मल कंडीशंस ही हमें अप्लाई करनी होती हैं, क्या यूज़ करना होता है ये अलग अलग डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको हटाने के लिए क्या लेना है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, है ना। तो ये क्या होगा, फिर से ये बन गया अपना, और जो हम चाहते थे वो भी हो गया। आगे बात समझ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का यूज़ करते हैं ताकि हम जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल की प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अभी केवल मैंने वो रिएजेंट्स लिखे हैं जिनको हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल के लिए। फर्स्ट है कि हम ईथर को बना लें। ठीक है, जो ईथर होता है हाईली तो क्या, काफ़ी सारी कंडीशंस के अंदर ये स्टेबल होता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो भी ये रिएक्शन नहीं करता, मतलब ईजी कंडीशन माइल्ड कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं होती ईथर के साथ में। ठीक है ना, तो हम क्या कर लें, ईथर का फॉर्मेशन कर लें। तो किस किस से हम ईथर बना सकते हैं। अब सबसे पहले तो ईथर बनाने की बेसिक रिएक्शन देखो ईथर के लिए। ठीक है, अल्कोहल लिया, हम किसी भी एल्काइल का हैलाइड ले लें। ठीक है, हम कोई भी एल्काइल ले सकते हैं और उसका हैलाइड हमें लेना होगा जब हम ईथर बनाएंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और ये Br निकलेगा। ये हमने कोई भी बेस ले सकते हैं हम, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी वीक बेस ले सकते हैं हम। तो क्या होगा, यहाँ से HBr बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अपना ईथर बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इनमें से कुछ भी ईथर बना सकते हैं, कोई सा भी ईथर बना सकते हैं, और फिर उसका क्या करना होगा, डीप्रोटेक्शन करना होगा। ठीक है, तो देखो हम क्या किस से कौन कौन से ईथर बना सकते हैं, बेंजाइल ईथर बना सकते हैं, ट्रिटिल ईथर बना सकते हैं, ट्राई अल्काइल सिलाइल ईथर बना सकते हैं, बिस पैरा नाइट्रोफिनाइल मिथाइल ईथर बना सकते हैं, टेट्राहाइड्रोपायरिनिल बना सकते हैं, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर बना सकते हैं। ठीक है, अब पहले फर्स्ट हम देखते हैं बेंजाइल और ट्रिटिल ईथर। ठीक है, बेंजाइल क्या होता है आप सबको पता है, C6H5CH2। ठीक है, ये अल्काइल है। जब हमने इसका ईथर बनाया होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे हेलोजन होगा, अल्कोहल से रिएक्शन कराई होगी, तो ये HBr निकल गया होगा और ये क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा। ठीक है, PHCH2OR। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे डायरेक्ट ईथर लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो मेन रिएक्शन है, मतलब जो ईथर बनाने की रिएक्शन है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा ईथर बन रहा है इसके अंदर, मतलब प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाने के बाद क्या बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या यूज़ करा हमने यहाँ पे, बेंजाइल हैलाइड यूज़ किया था, जिससे क्या बना, आपका ईथर बना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाने के बाद क्या बनता है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हो जिससे उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। जो बनेगा वही तो उस सिचुएशन में स्टेबल रहेगा जो हम रिएक्शन चाह रहे हैं, है ना। तो हमने ये जो बनाया है ईथर, अब हम जिसकी भी रिएक्शन कराना चाहें वो कंडीशन आराम से रिएक्शन हो जानी चाहिए, उसके लिए ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं। ईथर बना लिया, अब इसका हमने क्या करा, हाइड्रोजिनोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोजन से इसको हटा दिया, इसका ब्रेक कर दिया, तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे अल्कोहल बन गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं, ट्रिटिल ईथर बना सकते हैं। ट्रिटिल ईथर क्या होता है, देखो बड़ा ही अच्छा सा है, ये पीएच, ये पीएच, ये पीएच और ये OR डैश, इसको हम कहते हैं ट्रिटिल। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता ना तो हम बोलते हैं इसको ट्रिटिल रेडिकल। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूँ, इसकी खासियत है, इसको ध्यान रख लेना। आप लोगों ने फर्स्ट सेम के अंदर अगर फ्री रेडिकल्स अच्छे से पढ़े हों तो ये ट्रिटिल रेडिकल पढ़ा होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ट्रिटिल रेडिकल हाईली स्टेबल होता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल हर इन तीनों के साथ में स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है ना, तो ट्रिटिल कहते हैं इसका नाम, नोट कर लेना कहीं पे, इसको क्या कहते हैं, ट्रिटिल। तो ये ट्रिटिल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, और ये है क्या, ईथर, तो ट्रिटिल ईथर कह दिया। नॉर्मल एसिडिक नेचर, वीक एसिड है यहाँ पे, इसके साथ में हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अपना जो ईथर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, रिएक्शन क्या हुई, जब हमने इसको स्टार्ट किया होगा रिएक्शन कराना, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, कोई हेलोजन लगा हुआ होगा, और वो हेलोजन और हाइड्रोजन निकल गया होगा, तो ये ट्रिटिल ईथर बन गया होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर। ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर क्या है तो ये
ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या यूज़ किया, ट्राई एल्काइल सिलाइल क्लोराइड यूज़ करा, जिससे क्या हुआ, ये क्लोराइड और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तो क्या हो गया इसका प्रोटेक्शन, क्या हो गया इसका प्रोटेक्शन। ये क्या है, पिरिडिन क्या काम करती है, बेस की तरह काम करती है, यहाँ पे एज अ बेस यूज करी है, ये क्या बन गया है, ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर बन गया है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या लिया हमने, पहले तो बेंजाइल या ट्रिटिल ईथर बनाया, ठीक है, या फिर हम क्या बना लें, ट्राई एल्काइल सिलाइल ईथर बना लें, फिर उसका हम डी प्रोटेक्शन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे फ्लोराइड आयन लेना होगा, हम यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं ले सकते, ए प्रोटिक लेना होगा ताकि इसमें हाइड्रोजन इसके पास ना हो या आयनिक फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है बिस पैरा नाइट्रोफिनाइल मिथाइल ईथर लेते हैं। देखो यहाँ पे बिस पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर, बिस मतलब ये ग्रुप 2 है, ठीक है, इसलिए बोल दिया बिस। पैरा नाइट्रो, इसके पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनाइल मिथाइल एक कार्बन है, ईथर बनाना है हमें, है ना। तो ये रहा वो जो हमें बनाना है। आगे बात समझ में। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी बिस पैरा नाइट्रोफिनाइल मिथाइल की। तो इससे क्या हो रहा है, ये हमने क्या लिया है, एसिड लिया है, BF3 क्या होता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, हमने यहाँ पे एसिड लिया है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, ये आ जाएगा OR, क्योंकि है ना N2 बाहर निकल जाएगा इसके अंदर, ये OR आ गया, इसमें से N2 देखो क्या होगा, जब ये H बाहर निकलेगा, यहाँ पे जब H बाहर निकलेगा तो ये H वापस से कहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक वैलेंसी खाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, है ना, जब एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आके जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हटेगा हाइड्रोजन, फिर वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया ईथर। अब ये तो हुआ इसका क्या, प्रोटेक्शन। अब हम क्या लें इसके अंदर, इसका रिडक्शन करा लें, कैटालिटिक रिडक्शन, तो अपना क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ठीक है ना। तो अब जो आपका काम है, ये तो हो गया आपका 3 मैंने आपको बता दी, कल एसिटेल और एस्टर नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इतना आप लोग एक बार इनको याद कर लेना, क्या है प्रोटेक्शन, थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना। इसके बाद में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये तीनों जो अपन ने बनाए हैं किस किस कंडीशंस के लिए ये स्टेबल हैं, है ना, इनसे ये रिएक्शन नहीं करते। ओके, वो मैं एक साथ में लिखवा दूंगी। इतना आप लोग पढ़ना, समझना, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, और पुराना हाथ के हाथ में मतलब साथ के साथ में कवर करते हुए चलना। आगे बात समझ में।